हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पेपर, वही इसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे और इससे रिलेटेड मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा पाओगे कि ऑफलाइन पेपर कैसे होते थे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं रहेगा क्योंकि ये काफ़ी साल पुराना पेपर है। आप बस थोड़ा ये आइडिया ले पाओगे कि ऑफलाइन पेपर ऐसे होते थे। ठीक है, और इस टॉपिक से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप आइडिया ले पाओगे इससे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। जो सबसे प्रभावी है वही हमसे यहाँ पे पूछी गई है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी मानसिक संप्रत्यात्मक न हो तब तक दंड का उपयोग करना। दंड तो देना ही नहीं बच्चे को। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। नहीं, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ये जो पर ही आ गया ना, इसने इस आंसर को गलत बना दिया। ठीक है, अगर होता कि कुशलताओं पर ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है, पर ही केवल ये इस तरह की नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, नहीं, शिक्षक नहीं आगे होता। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा और इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही था आपका फर्स्ट में। ओके, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। नहीं, बच्चे में पक्षी का जो प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, बी। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करनी है बच्चे के अंदर। तो काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तो टॉफ़ी जो है ना, टॉफ़ी, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ये सही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ओके, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से, ये तो रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, तो ये वही है कि अच्छा नहीं, ऑप्शन बदल दिए इन्होंने। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर। नो, उनमें चिंता और डर पैदा करके, डर नहीं पैदा करना बच्चे में। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। नो, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। इस तरीके से जो शिक्षिका है वो बच्चे को उत्प्रेरित कर सकती है। ठीक है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके। नो दंड देना, मुर्गा मुर्गी की, ये सब बैन है, मतलब इस तरीके कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे बच्चे अंक पा सकें। नो,
सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन। ये जो रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, रटना, रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये सब नेगेटिव है। बच्चे को मतलब ऐसे कि थोड़ी ऐसी मदद, टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, ये तो आप जानते होंगे। तो ऐसा माहौल बनाए, ऐसा उनको हिंट दे कि बच्चा खुद से करे किसी काम को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का, ठीक है। व्यक्त्यापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं, नो शारीरिक दंड भी नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, व्यक्त्यापेक्ष अधिगम, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। विकास का शीर्षपदोन्मुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, यानी कि सेफेलोपोडल की बात हो रही है। विकास की दो दिशाएं हैं, मतलब विकासात्मक जो विकासात्मक दिशाएं हैं वो दो हैं, एक तो सेफेलोपोडल, एक प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोपोडल सिर से पैर की तरफ और प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। दो दिशाओं में विकास होता है बच्चे का जन्म के बाद। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सेफेलोपोडल के बारे में। विकास का शीर्षपदोन्मुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, हेड टू टो। और सेंटर टू पेरिफेरी अगर हमसे पूछते कि प्रोक्सिमोडिस्टल विकास किसका को वो करता है, उदाहरण है, तो वो है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि मध्य भाग से परिधि की ओर, इस तरीके से वो है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए तो यह है आपका प्रारंभिक बचपन का समय, ठीक है। प्रारंभिक बचपन का समय ऐसा है, मतलब जिसमें आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और नोम चॉम्स्की ने कहा है कि आपके अंदर एक एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके थ्रू आप भाषा को एक्वायर कर लेते हो, सीख लेते हो, ठीक है। और वो जो आप भाषा सीखते हो वो इसी पीरियड में होता है, प्रारंभिक बचपन में ही, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है। तुम्हारा 10th क्वेश्चन है, एक वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और समाप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, मतलब सप्ताह के अंत में उसको खुद प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी एक क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, यानी कि उसको वे जो खिलाड़ी है उसको उसमें जेनेटिक गुण भी मिले हैं कि उसके माँ बाप दोनों खिलाड़ी हैं, और उसको ऐसा माहौल भी दिया जा रहा है कि वो एक अच्छी खिलाड़ी बन पाए। तो यह है आनुवंशिकता और पर्यावरण के परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम। ओके, थर्ड ऑप्शन, थर्ड नॉट फोर्थ। तो निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार, विद्यालय और पास पड़ोस। तो ये आपका विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, जिसमें परिवार आ रहा है ना, तो वो तो गौण होगा ही नहीं, वो प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है परिवार। आप देख लो इन चारों में से किस में परिवार नहीं है, तो वही आपका ऑप्शन सही है। परिवार और रिश्ता 9, परिवार और पास पड़ोस, इसमें परिवार आ गया। विद्यालय और पास पड़ोस, यह है आपका गौण वाहक है समाजीकरण का। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो ये तो बात करते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया की। इनका जो सिद्धांत इन्होंने दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की का, और मतलब लेव वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। ये बच्चे के सामाजिक विकास में भाषा को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि पियाजे भाषा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये आपने थ्योरी पढ़ी होंगी ना लेव वाइगोस्की की और पियाजे
कोलबर्ग और हावर्ड गार्डनर, ये 4-5 थ्योरी ऐसी हैं जिससे आपको 4-5 ही क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये पक्के हैं कि मिलेंगे ही आपको। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है तो आपका 4-5 नंबर पक्के हैं अच्छे से। लेकिन इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको आपको समझना है, समझने का खेल है सीटेट में सारा। और सीडीपी बैकबोन कह सकते हो आप सीटेट के पेपर की, क्योंकि 90 नंबर सिर्फ आपको पेडागोजी के मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन तो अलग सेक्शन रहता ही है कि सीडीपी का, और फिर हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की आनी भी है पेडागोजी, तो उस हिसाब से 90 नंबर सिर्फ पेडागोजी के बन जाते हैं आपके पेपर में। और ये सिर्फ और सिर्फ समझने का खेल है, रटने का नहीं है। आप रट के चले जाओगे, आप मतलब पेपर पास कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको ये सारी थ्योरी को समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो जितनी मैंने थ्योरी बताई है ना 4-5, ये आप अच्छे से कर लेना। 4-5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, 4-5 नंबर का, वो भी टॉपिक है आपके सीटेट में। तो 8-10 नंबर तो सिर्फ इनसे ही बन गए, 4-5 थ्योरी और इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर हो गया असिसमेंट ऑफ लर्निंग, ये असिसमेंट का टॉपिक 2 नंबर इसके मान लीजिए आप। मतलब कुल मिला के सीटेट में ना सिर्फ 15 से 16 टॉपिक ऐसे हैं सीडीपी में जो जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, लेकिन उनको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है और सेलेक्टेड पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, यानी हवा में, ठीक है। तो हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? 12। ये हो गया हमारा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, 4th ऑप्शन से ही। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। देखो कोलबर्ग की थ्योरी से आया ना ये क्वेश्चन, कोलबर्ग से भी एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। इन्होंने ना 6 स्टेजेस दिए हैं और 3 लेवल बताए हैं, ठीक है। ये इनके स्टेजेस के नाम ही हैं, जैसा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और 6 जो है सेल्फ एस्टीम है। यानी कि जैसे कि गांधीवादी विचारधारा के लोग जो मतलब वो 6 स्टेज इनकी सेल्फ एस्टीम में पहुंच जाते हैं कि वह मतलब दूसरों के लिए खुद को कुछ नहीं समझते, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। यानी कि अपने माता पिता को खुश करने के लिए कोई कुछ काम कर रहा है बच्चा, यानी कि माता पिता उसे अच्छा समझे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्पलन, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन यहाँ आपका सही है। पियाजे ना बच्चों को बोलते हैं लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। ये करके सीखने पर बल देते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, इतना लंबा क्वेश्चन, अरे जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निम्न निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हैं तो नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन और के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो ये है आपका एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन। आप इसमें देख ले कहाँ है एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। ये सेकंड ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, नहीं प्रोत्साहित करता है, वो सही होता। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, प्रमोट्स डिस्कवरी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है कि वो डिस्कवरी को प्रमोट करे। कहाँ है? खोज को प्रोत्साहन देता है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि
देखो हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा गया है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का है कि आपके पेपर में आएगा, चाहे वो इस तरीके से पूछ ले या ये पूछ लें कि मोटिवेशन वो मतलब इंटरपर्सनल जो कितनी मतलब इन्होंने वो बुद्धि बताई हैं, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल, एक लिंग्विस्टिक, किनेस्थेटिक कैसे होते हैं, जैसा खिलाड़ी हो गए विराट कोहली वगैरह, और लिंग्विस्टिक जैसा भाषा में जिनको की पकड़ अच्छी है जैसा कि मोदी जी हमारे, और मतलब इस तरीके से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो हमारा 18th क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे, नहीं पियाजे नहीं करेंगे तो वाइगोत्स्की करेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण, नहीं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में, अहम केंद्रित होती तो, लेकिन वो अगर पियाजे होते सिर्फ, वाइगोत्स्की अहम केंद्रित नहीं बताते, वैसे बताते हैं प्राइवेट स्पीच। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे, ठीक है। 4th ऑप्शन यहाँ आपका सही है बिल्कुल। इसे पियाजे बताएंगे ईगोसेंट्रिक स्पीच और वाइगोत्स्की बताएंगे प्राइवेट स्पीच। लिंग है यानी कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज द्वारा निर्मित है जेंडर। अगर यहीं पे सेक्स होता तो वो है बायोलॉजिकल टर्म, ओके। बट यहाँ पे हमसे जेंडर पूछा गया है। हिंदी में तो सेम ये लिखा हुआ आएगा, बट आप इंग्लिश में देख लें, जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट। सेकंड ऑप्शन। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ये आप यहाँ पहले तो आप ये नोट डाउन कर लें कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक मतलब इनकी थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण नहीं, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न नहीं, यहाँ पे आपका 3rd ऑप्शन सही है। सहयोगी प्रोजेक्ट पर, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। कठोर नियमों को लागू नहीं, शिक्षक आकलन और समान मानक तत्व बच्चों को उनके अंकों के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल तो आगे तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं कि सही होगा, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। गलत है, क्योंकि केवल ही आ गया, केवल ये नेगेटिव है। जिस ऑप्शन में केवल आ जाए वो मान लेना वो गलत है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। बच्चे में कंपैरिजन नहीं करना, ये गलत है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बच्चे को डराना है क्या? पढ़ाना ही तो है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सके। 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, फीडबैक मिल सके, यानी कि इसलिए हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है फैसिलिटेटर की सुविधादाता। NCF 2005 कहता है कि टीचर फैसिलिटेटर है, नॉट डिक्टेटर। टीचर डिक्टेटर नहीं है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है जो सिर्फ ऐसा माहौल प्रदान करे बच्चे को जिसमें वो बच्चा अच्छे से सीख पाए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। नहीं, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। यही आपका ऑप्शन सही है कि मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। थर्ड ऑप्शन, थर्ड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। 9, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु अवधारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें एक क्षमता न होने बच्चों के लिए हानिकारक है। नहीं, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत तो है नहीं है, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये सही है, क्योंकि मतलब बच्चे में रहकर अपने जो कुलीग्स होते हैं उनसे बेहतर तरीके से सीख पाता है। फोर्थ ऑप्शन। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल सही बात है, यही फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो वह बहुत ही तुनक मिजाज होगा। प्रतिभावान है तो तुनक मिजाज थोड़ा ही ना होगा। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना। 9, वह आक्रामक। 9, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। मतलब हमसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके। नहीं, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। हाँ, ये सही है। कनेक्टिव द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। नहीं, ये सही, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्राप्त करता है। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। BCD ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, ऊपर वाला सिर्फ नेगेटिव है 1 पॉइंट। तो यहाँ पे आपका BCOD फोर्थ ऑप्शन में ये आपका सही है। और बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट किसने बताया है? पियाजे ने बताया है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन CDP के जो आज हमने सॉल्व किए हैं। ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, सितंबर में। फर्स्ट पेपर है ये CDP का। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे आप। और आपके एग्ज़ाम में लगभग 20 अगस्त को है ना आपका एग्ज़ाम, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 26 से 27 दिन है आपके पास। इसमें भी आप अगर अच्छे से पढ़ाई करो ना तो आप आसानी से CTET निकाल ले जाओगे, क्योंकि CTET अब इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं रह गया है। ठीक है, पहले होता था CTET इतना भारी है, लेकिन अब तो काफ़ी बच्चे हर साल पास करते हैं। साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है वैसे भी। तो अगर आप थोड़ी भी मेहनत करो तो आसानी से CTET पास कर जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 99% लाने हैं। सिर्फ 60% का क्राइटेरिया है आपके लिए, वो भी जनरल के लिए, और अदर कास्ट के लिए तो इससे भी कम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब इसका सिलेबस आप देखें और फिर प्रीवियस ईयर देखें, और फिर मतलब जिस तरह के क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनते हैं उस टॉपिक को पहले अच्छे से कवर कीजिए। ये नहीं आपको पूरी बुक पढ़नी है शुरू से आखिर तक, सिर्फ ये देखिए कि CTET पूछता क्या है। ठीक है,
और CDP में तो मैं बात करूँ अगर तो टॉपिक भी बहुत लिमिटेड हैं, सिर्फ 15 से 16 टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस लेवल क्वेश्चन का थोड़ा हाई हो जाएगा पूछने का, क्योंकि सिलेबस सब जब सेम है तो इन्हें कुछ तो डिफरेंस करना है ना। तो बस यही है, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।